नमस्कार दोस्तों। आज हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट हो रहा है और इस वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी को सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। इसके पश्चात वर्ल्ड ज्योग्राफी में और जितने भी चैप्टर आते हैं उसको भी हम लोग कवर करते हैं। लेकिन आज की जो क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है। इस चैप्टर को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने डिजाइन किया है और इस तरीके से मैंने कंटेंट को लिया है ताकि आपका कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे क्वेश्चन स्लिप नहीं हो। साथ ही साथ लास्ट में मैंने एक अभ्यास प्रश्न को भी लिया है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम लोग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो 67 बीपीएससी का जो री एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पूछे गए थे और उसी तरीके से हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके थियोरेटिकल सेक्शन को हम लोग कवर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस पेपर सॉल्व आपके लिए करना सबसे लाभप्रद तब होता है जब आप उस चैप्टर के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जब आप किसी भी चैप्टर पे आपका कॉन्सेप्ट और प्लस में फैक्चुअल पे दोनों पे पकड़ हो जाता है, यानी कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों पे पकड़ हो जाता है, तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सॉल्व करने की स्थिति में आप रहते हैं। तो जो मैंने इस चैप्टर को जो मैंने आप लोगों के सामने जो पेश करने के लिए जो मैंने कंटेंट तैयार किया है, इसका पर्पस है चाहे आप रेलवे का पेपर दे रहे हो, चाहे वो आप एसएससी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप हायर लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हो, या आप यूपीएससी का भी पेपर दे रहे हो, अगर आप इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली है आपका क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पृथ्वी की धरातल का जो स्वरूप है पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा अवस्था पर निर्भर करता है। अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विशेष महत्व है, अतः इसका अध्ययन आवश्यक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्राप्त ज्ञान अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी के जो धरातल का स्वरूप है, कहीं पे माउंटेन पाए जाते हैं, कहीं पे पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पे प्लेट्यू पाए जाते हैं, कहीं पे प्लेन यानी मैदान पाए जाते हैं, कहीं पर मृदा की बनावट कुछ होती है, सॉइल, कहीं पे जलोढ़ मृदा, कहीं पे काली मृदा, कहीं पे लाल मृदा। फिर उसके बाद अब देखेंगे कि मिनरल्स भी अलग अलग भागों में अलग अलग पाए जाते हैं। तो इन सारी चीजों की जो निर्भरता है वो डिपेंड करता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का स्वरूप कैसा है। इसलिए भूगर्भवेताओं ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में अपनी काफी ज्यादा तत्परता दिखाई है। लेकिन अभी तक अफसोस की बात यह है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो भी मेरे पास जानकारी है, जो भी मेरे पास सूचनाएं हैं, वो इन डायरेक्ट स्रोतों पे आधारित है, यानी डायरेक्ट स्रोत पे कोई भी आधारित नहीं है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण है कि पृथ्वी का जो रेडियस है, जो त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है, जैसा आप सभी को पता होगा। तो किसी भी भूगर्भवेताओं के पास इस तरीके का यंत्र नहीं है या ऐसी कोई मशीनें इजाद नहीं हो पाई है कि पृथ्वी के अंदर में 6371 किलोमीटर की गहराई पर जा करके वस्तु स्थिति का ऑब्जर्वेशन किया जाए, अवलोकन किया जा सके। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारियां हमें मिलती है वो या तो अप्राकृतिक स्रोत के आधार पर मिलता है या तो प्राकृतिक स्रोत के आधार पर मिलता है। तो इन सारे सेगमेंट को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। घनत्व के बारे में हम लोग देखते हैं। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है
कि पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है, तो 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। अतः स्पष्ट है कि संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई भागों में विभक्त है। आप देखेंगे कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है और पृथ्वी का औसत घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी के डिफरेंट डिफरेंट भागों में घनत्व में विभिन्नता है। ठीक है। उसके पश्चात जो है दबाव, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो दाबांतर है, जो दाब की स्थिति जो पाई जाती है, वो दबाव न हो करके वहां पाए जाने वाले पदार्थों के कारण होता है। यानी पृथ्वी के अंदर आप जाएंगे तो दबाव में डिफरेंस आता है, यानी जो प्रेशर आता है वो प्रेशर जो है बढ़ते जाता है। तो ये प्रेशर बढ़ने के कारण पृथ्वी का दबाव नहीं होता है, वहां पे जो पदार्थ पाए जाते हैं उस पदार्थ के घनत्व पर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है तापमान। 8 किलोमीटर की गहराई पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि होती है, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि होती है। लेकिन एक बात है कि इसके बाद गहराई में तापमान की वृद्धि दर काफ़ी कम हो जाती है। यानी जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, हमारा जो टेम्परेचर बढ़ने का जो दर है, जो टेम्परेचर बढ़ने का दर है वो कम होते जाता है। तो इस स्लाइड में आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा चीज़ को सीखा है। फर्स्ट आपने सीखा है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का अंतरतम भाग का घनत्व कितना होता है, 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। उसके पश्चात आपने सीखा कि पृथ्वी का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, तो 8 किलोमीटर की गहराई पे प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है। उसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो मेरे पास स्रोत है, जैसे अभी हमने घनत्व का चर्चा किया, दबाव का चर्चा किया, तापमान का चर्चा किया, अभी हम भूकंप के आधार पर भी करेंगे। जब हम भूकंप चैप्टर को पढ़ेंगे तब हम दिखाएंगे कि प्राइमरी तरंग, सेकेंडरी तरंग और टर्सरी तरंग, यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक तरंगों के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे हम स्टडी करते हैं, उसे हम भूकंप वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत सारे भूगोलवेताओं ने अपना 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 थॉट दिया, विचार दिया, जिसमें एडवर्ड स्वेस का नाम जो है फर्स्ट आता है। एडवर्ड स्वेस ने कहा कि पृथ्वी 3 भागों में बटी हुई है। 3 भाग कौन सा है, तो सियाल, सीमा और क्रोड का भाग है। ठीक है। यानी आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक परत कितने भागों में विभक्त है एडवर्ड स्वेस के अकॉर्डिंग। तो आपको जवाब देना है पृथ्वी की आंतरिक परत 3 भागों में विभक्त है। फर्स्ट भाग को एडवर्ड स्वेस ने सियाल कहा, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। दूसरे को उन्होंने सीमा कहा, जिसमें सीमा और सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। और तीसरा जो चट्टान को उन्होंने क्रोर कहा, जिसे हम नीफे कहते हैं, इसमें निकेल और फेरस की प्रधानता होती है। साथ ही साथ और भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि सियाल में किस चट्टानों की प्रधानता होती है, तो ग्रेनाइट और नीस जैसी अम्लीय चट्टानों की प्रधानता होती है और इसमें सिलिका और एल्युमिनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। सीमा की जो स्थिति होती है वो सियाल के नीचे होती है और ये जो सीमा बने होते हैं बेसाल्ट और ग्रेबो जैसे चट्टानों से बने होते हैं, जिसे हम लोग बेसिक रॉक्स कहते हैं। जिस तरीके से सियाल जो है अम्लीय चट्टानों से बनती है, यानी एसिडिक रॉक से बनती है, ये हमारा एसिडिक रॉक हुआ। उसी तरीके से सीमा जो है बेसाल्ट और ग्रेबो जैसी बेसिक रॉक से बनी होती है। उसी प्रकार जो थर्ड जो है, सीमा के नीचे जो है आपको कोर पाया जाता है और इस कोर जो होता है, ये जो कोर है पृथ्वी की तीसरी परत है और अंतिम परत है। ठीक है। और पृथ्वी की चुंबकत्व का कारण ये है, पृथ्वी में देखिएगा कि मैग्नेटिक पावर होता है।
पृथ्वी की धरातल से कोई भी वस्तु को अगर आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वस्तु सीधे नीचे की ओर जमीन पे गिर जाती है। इसके पीछे जो कारण है वो पृथ्वी का मैग्नेटिक पावर है। पृथ्वी में चुंबक का गुण पाया जाता है और इस चुंबकत्व का कारण है पृथ्वी का कोर एरिया है, चूंकि कोर एरिया जो बना होता है निकेल और फेरस से बना होता है। तो इस स्लाइड में आपने सीखा कि एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। सियाल, सीमा, नीफे। सियाल में ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है। सीमा में बेसाल्ट और ग्रेबो जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है। और क्रोड में निकेल और फेरस की प्रधानता होती है। साथ ही साथ क्रोड में जो चुंबकत्व का कारण है, पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण क्रोड में उपस्थित निकेल और फेरस की प्रधानता है। तो इतने फैक्ट्स को याद रखिएगा। ये ये नॉर्मल हमारा अर्थ का लेयर को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये जो हमारा बाह्य भाग है ये क्रस्ट कहलाता है। इसके बाद जो है मेंटल कहलाता है। इसके पश्चात कोर का 2 भाग होता है, एक आउटर कोर है, एक इनर कोर है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी के कितने भागों में बांटा, तो सियाल, सीमा, नीफे में बांटा। सियाल की विशेषता क्या होती है, सीमा की और क्रोड की, ये सब आपको स्टडी करके रखना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके। नेक्स्ट जो स्लाइड में हम लोग स्टडी करेंगे वो होम्स के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार ने स्वेस महोदय ने बताया कि पृथ्वी को 3 भागों में बांटा जाता है, उसी तरीके से होम्स महोदय ने कहा कि पृथ्वी को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग भूपटल कहलाता है और दूसरा भाग जो अधः स्तर यानी सब स्ट्रेटम कहलाता है। यानी एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, लेकिन होम्स महोदय ने पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड किया। इसके पश्चात हम लोग भूकंपीय आधार पर डिस्कस करेंगे। एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि भूकंपीय आधार पर पृथ्वी के लेयर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे चिन्हित करते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में केवल हम लोग करते हैं कि भूकंपीय आधार पर पृथ्वी को कितने भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि भूकंपीय आधार पर पृथ्वी को कितने भागों में बांटा जाता है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि भूकंपीय आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा जाता है, लिथोस्फीयर, पाइरोस्फीयर और बेरियोस्फीयर। ठीक है। लिथोस्फीयर जो होता है वो 100 किलोमीटर की गहराई तक मौजूद होता है। यहाँ पर देखिए पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये हमारा लिथोस्फीयर है, ये पाइरोस्फीयर है और ये बेरियोस्फीयर है। ओके। कभी कभी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसके प्रॉपर्टीज के आधार पर भी बन जाएंगे। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज को भी याद रखना है कि स्थल मंडल की जो विशेषता होती है ये 100 किलोमीटर की गहराई तक होता है। ये स्थल मंडल कितना होता है, 100 किलोमीटर की गहराई पर तक होता है। साथ ही साथ भूपर्पटी तथा मेंटल का ऊपरी परत मिलकर के इसका निर्माण होता है। स्थल मंडल का निर्माण भूपर्पटी यानी क्रस्ट और मेंटल का जो ऊपरी लेयर है, जैसे मैं आप लोगों को बताया था पिछले स्लाइड में, ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा मेंटल है, ये कोर है। तो ये क्रस्ट का ऊपरी भाग और मेंटल के भी 2 भाग हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल, ये दोनों मेंटल को मिलाकर के, एक क्रस्ट और अपर मेंटल को मिलाकर के स्थल मंडल का निर्माण होता है। ठीक है। उसके पश्चात हम लोग देखेंगे इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता होती है। कितना भी डीप क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप सारे फैक्ट्स को याद रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन कितना भी स्टैंडर्ड का पूछा जाए आप सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या, स्थल मंडल में ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता होती है। ठीक है। और इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है, जैसा कि मैंने एडवर्ड स्वेस में बताया था, और इसकी घनत्व 3.5 होता है। पाइरोस्फीयर की क्या विशेषता होती है, स्थल मंडल तो 100 किलोमीटर की गहराई तक हो गया, लेकिन पाइरोस्फीयर 100 किलोमीटर से 2880 किलोमीटर तक चला जाता है। ठीक है। इसमें बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता होती है। इसका घनत्व 5.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है और इसी का नाम मिश्रित मंडल भी है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं
कि पायरोस्फीयर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब होना चाहिए पायरोस्फीयर को मिश्रित मंडल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पायरोस्फीयर की गहराई कितनी है, तो 100 से 200 2880 किलोमीटर तक गहराई है और ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। उसी तरह बेरी स्फीयर से भी क्वेश्चन बन सकता है। बेरी स्फीयर की जो गहराई होती है 2880 किलोमीटर से नीचे तक होता है। क्यों? क्योंकि पेरी स्फीयर जो होता है, पायरोस्फीयर जो होता है, वो 2880 किलोमीटर तक होता है, लेकिन इसके नीचे का जो भाग होता है वो बेरी स्फीयर का भाग हो जाता है। ठीक है। और इस बेरी स्फीयर में लोहा और निकेल की प्रधानता होती है और इसका घनत्व है 8 से 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये है भूकंपीय आधार पर पृथ्वी का डिवीजन, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बेरियोस्फीयर, और इसके प्रॉपर्टीज को भी याद रखना है। नेक्स्ट सेगमेंट पर हम लोग आते हैं कि अभी जो है रीसेंट आइडिया क्या है भूकंप के बारे में। तो भूकंप के बारे में जो भूगर्भवेताओं का जो रीसेंट आइडिया है वो है कि पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है, जिसको हम लोग भूपर्पटी कहते हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये क्रस्ट का जो एरिया है इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी परत यानी अपर लेयर, निचली परत यानी लोअर लेयर। मेंटल का जो एरिया है वो भूपर्पटी से लेकर के 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक हो जाता है। आप देखेंगे कि भूपर्पटी तो हमारा 30 किलोमीटर के रेंज तक है, लेकिन मेंटल जो चला जाता है, मेंटल की जो गहराई है वो 30 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक हो जाता है। उसी तरीके से क्रोड की जो गहराई होती है 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर हो जाता है। गहराई के बेसिस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूपर्पटी की गहराई अधिकतम कितना हो सकता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 30 किलोमीटर तक। मेंटल का सीमा कहाँ तक है, तो 30 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक आपका आंसर होना चाहिए। क्रोड की गहराई कितनी है, तो 2900 से 6371 किलोमीटर है। इस भूपर्पटी को हमने दो भागों में बांटा, जिसका स्टडी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, जहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। और यहां से तीन भागों में बांटा, मोहो असंबद्धता से 200 किलोमीटर तक के भाग, 200 से 700 किलोमीटर और 700 से 2900 किलोमीटर तक भाग। यानी कहने का मतलब है कि मेंटल को हम लोग तीन भागों में डिवाइड करके हम लोग स्टडी करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। क्रोड को दो भागों में हम लोग मिलकर स्टडी करेंगे। क्रोड का ऊपरी भाग जिसकी गहराई 2900 से 5150 किलोमीटर तक होता है, आंतरिक भाग जिसकी गहराई 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर तक होता है। इन सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना है। भूपर्पटी ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। भूपर्पटी जो होता है ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तथा महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर तक विस्तृत होता है। यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाद्वीपों के नीचे जो पृथ्वी की जो गहराई है वो कितनी है, तो आपका जवाब होना चाहिए 30 किलोमीटर तक है। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की गहराई कितना है, तो ये 5 किलोमीटर तक है। इसको दो भागों में हमने डिवाइड किया, ऊपरी परत का घनत्व 2.8, निचली परत का घनत्व जो है वो 3.0 है। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखिएगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी के जो दो भागों में हमने बांटा है उसमें कोनार्ड को, भूपर्पटी को दो भागों में हमने बांटा। ठीक है, ऊपरी परत निचली परत। ठीक है, इसी को हम लोग ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बीच कोनार्ड असंबद्धता पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में कि ऊपरी परत और निचली क्रस्ट के बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, तो ये कोनार्ड असंबद्धता पाया जाता है। कोनार्ड, ठीक है, कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में भी कवर करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का ये वाला सेगमेंट कवर होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, मेंटल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मेंटल को जैसा कि मैंने तीन भागों में बांट करके मैं आप लोगों को बताया हूं कि मेंटल का जो सबसे ऊपरी भाग है वो है
मोह असंबद्धता से लेकर, और मोह असंबद्धता कितने किलोमीटर पर पाया जाता है, तो मोह असंबद्धता जो है 30 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है। तो ये 30 किलोमीटर से लेकर के, ठीक है, 30 किलोमीटर से लेकर के आपको 2900 किलोमीटर का जो एरिया है वो मोह असंबद्धता है। और निचली क्रस्ट तथा ऊपरी क्रस्ट के बीच मोह असंबद्धता पाया जाता है। ठीक है, मोह असंबद्धता कहाँ पाया जाता है, तो निचली क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट के बीच। एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच रेपेटी असंबद्धता पाया जाता है। ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में निम्न गति का मंडल पाया जाता है। लो जोन, जोन ऑफ लो वेलोसिटी पाया जाता है। तो इस सेगमेंट से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनता है। फर्स्ट में जो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, फर्स्ट में बनेगा कि मेंटल की गहराई कितने किलोमीटर तक है, तो मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर तक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे बनेगा कि निचली क्रस्ट और मेंटल के बीच कौन सी असमानता पाया जाता है, तो मोह असमानता पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच कौन सी असमानता पाई जाती है, रेपेटी असमानता पाया जाता है। जोन ऑफ लो वेलोसिटी कितने किलोमीटर की गहराई पे पाया जाता है, तो 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पे पाया जाता है। तो इतने फैक्ट्स जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की दृष्टि से सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात जो है क्रोड का एरिया आ जाता है। क्रोड 2900 से 6371 किलोमीटर की गहराई में पाया जाता है। मेंटल और क्रोड के बीच गुटेनबर्ग पाया जाता है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे कोनार्ड है, ठीक है, यहाँ पे मोहरविक है। क्रस्ट और मेंटल के बीच मोहरविक पाया जाता है। मेंटल जो है, मेंटल अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच रेपेटी पाया जाता है, पिक्चर में है। उसके बाद जो है आउटर कोर और इनर कोर के बीच जो है, आउटर कोर और आप कह सकते हैं कि गुटेनबर्ग असंबद्धता जो पाया जाता है, ठीक है ना। तो मेंटल और कोर के बीच गुटेनबर्ग पाया जाता है, और इनर कोर और आउटर कोर के बीच जो है लेहमैन असंबद्धता पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कोनार्ड, मोहरविक, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पर हम लोग चलते हैं। आंतरिक क्रोड का जो विस्तार है 5150 से लेके 6371 किलोमीटर तक है, और यही पृथ्वी का रेडियस हो जाता है। रेडियस का मतलब पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है। इसका घनत्व तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 13.6 ग्राम प्रति किलोमीटर है। और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच लेहमान असमानता पाया जाता है। ठीक है, तो अभी तक जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज रहा वो ये रहा कि आप लोगों को याद रखना है, टोटल डिसकंटिन्यूटी याद रखना है कि कोनार्ड कहाँ पाया जाता है, तो अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच। फिर में रेपिटी कहाँ पाया जाता है, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच। गुटेनबर्ग कहाँ पाया जाता है, तो लोअर मेंटल और क्रोड के बीच। लेहमैन कहाँ पाया जाता है, लेहमैन और मेंटल के बीच, सॉरी, लेहमे और मेंटल के बीच गुटेनबर्ग, और अपर कोर और लोअर कोर के बीच आपको पाया जाता है लेहमे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। एक क्वेश्चन यहां से पाया जाता है कि भूपर्पटी का घनत्व कितना है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। 0.5 है भूपर्पटी का, द्रव्यमान 0.2, मेंटल का 83.5, 67.8 इसका द्रव्यमान है। क्रोड का जो आयतन है 16% है, और द्रव्यमान 32% है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फुल बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा जैसे कि क्रोड का द्रव्यमान कितना है, तो 32% क्रोड एरिया कवर करता है। उसके बाद मतलब क्रस्ट के एरिया को कवर करता है। क्रोड कितने प्रतिशत आयतन को कवर करता है, तो 16% क्रस्ट के आयतन को कवर करता है। उसी प्रकार यहाँ से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं कि समस्त पृथ्वी में किस तत्व का एलिमेंट सबसे ज़्यादा है। तो समस्त पृथ्वी में अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो लोहा का 35%, ऑक्सीजन का 30%,
सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%। तो लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकल, यहाँ पे भूपर्पटी का विस्तार आयतन की दृष्टि से कितना है और द्रव्यमान की दृष्टि से, इसको भी याद रखिएगा। भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड का विस्तार आयतन की दृष्टि से कितना है, द्रव्यमान की दृष्टि से कितना है। इसके पश्चात हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और ये हमारा है क्रस्ट में। हम लोग देखेंगे कि क्रस्ट में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। और उसके पश्चात जो है सिलिका की मात्रा कितनी है, 27.7%, एल्युमिनियम की मात्रा 8.1%, लोहा 5%। यानी क्रस्ट में विभिन्न तत्वों का जो मात्रा है ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम और आयरन है, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी तक जितने भी बताए गए हैं उसको ध्यान से आप लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी का आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है। ये 67वां एग्जामिनेशन जो हुआ था, री एग्जामिनेशन, उसमें पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होने वाला है निकेल और फेरियम या फेरस। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे किससे बनी है, निकेल और फेरस से बनी हुई है। ठीक है, उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि सियाल का मुख्य संगठन क्या है, सियाल किससे किससे मिलकर के बना है। तो ये सिलिका और एल्युमिनियम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित स्रोत के अंतर्गत ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी के केंद्र को क्या माना जाता है। तो ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी के केंद्र को ठोस माना जाता है। हालांकि मैंने इसको स्लाइड में कवर नहीं किया है। ठीक है, मोह असंबद्धता, ये 44वां बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। मोह असंबद्धता किसके किसके बीच पाया जाता है। तो इसका जवाब जो है आप लोग खुद से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि मोह असंबद्धता जो है किसके किसके बीच पाया जाता है। ये 44वां बीपीएससी का री एग्जामिनेशन में पूछा गया है। उसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण किन चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है। तो इसका आंसर होगा ग्रेनाइट चट्टान से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट है कोर के आंतरिक भाग का निर्माण किससे हुआ है। तो कोर के आंतरिक भाग का जो निर्माण है वो निकेल और आयरन से मिलकर के बना है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा क्या है। पृथ्वी के आंतरिक परतों का जो घनत्व है वो ऊपरी परतों की अपेक्षा क्या होता है, वो अधिक होता है। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और जो भी उत्तरोत्तर सुधार करने की ज़रूरत होगी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। उत्तरोत्तर सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है। थैंक यू वेरी मच।